स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौहान जी हमारे साथ। एक इंटरेस्टिंग तस्वीर देखिए। राहुल गांधी अभी से थोड़ी देर पहले दिल्ली के मंडी हाउस में ऑटो ड्राइवर्स से मिलने के लिए पहुंचे। पार्क में बैठे ऑटो ड्राइवर्स के बीच चले गए, उनसे बात करेंगे। वो दिख रहे हैं आपको पार्क में गोल लाल घेरे में जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो राहुल गांधी है। अब कैसे क्यों कब मन में आया कि आज ये काम करना है, आज कुछ तूफानी करना है, तो वो चले गए, पार्क में बैठे हैं। आज गर्मी भी कम है, वैसे दिल्ली में गर्मी कम है, कल बरसात थी, आज बारिश कम है। फिर उसके बाद वो ऑटो में बैठ गए। अब ये क्लियर नहीं है कि ऑटो ड्राइवर की सीट पे बैठे या पीछे बैठे। वो भी तस्वीर वो साथ में दिखा दी। हाँ, दूसरी तस्वीर। अब परेशान हैं बेचारे सिक्योरिटी वाले। एक वो बुलेट वो बचाने के लिए एक ब्रीफकेस सा लेके चलते हैं। वो बेचारा ऑटो के चारों तरफ चक्कर लगाता घूम रहा है सिक्योरिटी वाला। कैसे भाई उनकी तो सांस अटक जाती है ना, ऐसा कोई काम करते हैं। वीवीआईपी प्रोटेक्टी हैं भाई। खैर एनीवे, ये राहुल गांधी जी आज ऑटो ड्राइवर्स के बीच, ऐसा वो पहले बहुत बार कर चुके हैं, ट्रकर्स के बीच में जा चुके हैं। कुलियों से मिल चुके हैं सर। आनंद विहार में कुलियों के पास चले गए थे, बढ़ई के पास भी चले गए थे, बाइक मैकेनिक के पास भी चले गए थे। अभी चर्चा हो रही थी कि केजरीवाल जी, अभी ब्रेक में चर्चा हो रही थी, केजरीवाल जी परेशान होंगे इस सबसे। क्योंकि ऑटो वालों को अपना मानते हैं कि मेरे सिवा किसी का एकाधिकार तो ऑटो वाले थे सर उनके साथ, अब नहीं है। अब नहीं है। अब आपको कौन से ऑटो के पीछे केजरीवाल जी? वही बोल रहा हूँ कि वो भाई उनको तो अभी भी लगता है। हाँ, एक बार वो एक ऑटो वाले सज्जन जो है वो बता भी रहे हैं कुछ इस बारे में। कि आपने क्या खाया? वो ये रोटी लाए थे हम लोग, उसी में से एक रोटी सब लोग मिल बांट कर हम लोग खा। राहुल गांधी जी ने छोले भटूरे खाए। छोले भटूरा रोटी खाए, दाल खाए, सब्जी आलू परवल का था, सब्जी था, ये सब। कोई मीठे में कुछ था? मीठा में सर वो आइसक्रीम था। आइसक्रीम था। अच्छा, और दूसरा कुछ नहीं था सर। तो अभी जो है आप लोग काफिले के साथ चलते हुए चले जा रहे हैं? जी सर, सब लोग चल रहा है सर, तो उसको पीछे हम भी चल रहे हैं। अब हमारे साथ ही है। तो ये कहाँ तक जाना है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है आप लोग? अब बताएं, चल रहा सर, उसके साथ चल रहा है। गाड़ी आगे नहीं। कुल 15 ऑटो ड्राइवर्स हैं और 15 लोग इस समय जो है अब चल रहे हैं उनके साथ साथ, उनके पीछे। जी 15 गाड़ी है, हम लोग 14 ही है सर। तो गैस और तेल की महंगाई में ये ऑटो सारे सीएनजी के ऑटो हैं? सब सारी सीएनजी है सर। अच्छा, जो ऐसा महंगा हो रहा है सर, तो ये जो 12 रुपये बढ़ गया, हफ्ता दिन के अंदर में 12 रुपये बढ़ा है। चलें, तो ये देखिए बताया उन्होंने। ऑटो ड्राइवर जो थे वो बता रहे थे कि राहुल गांधी आए, हमारे बीच बैठ गए, फिर उन्होंने छोले भटूरे खाए, हमने रोटी सब्जी खाई, फिर मीठा मंगाया गया तो आइसक्रीम आई। मंडी हाउस पे तो आसपास बहुत कुछ है, मंगवा लिया गया होगा, सब खान पान मंगवा लिया गया होगा, छोले भटूरे आइसक्रीम सब मिलता है वहाँ पर। अच्छा, तो राहुल जी ने फिर कहा होगा अपने साथियों से, लागू अपने साथ जो लोग हैं लेके आओ भाई, सबके लिए लेके आओ। यही हुआ होगा ना? आपने जानबूझ के अधूरी बात बताई है? वैसे ही कौन सी? जो उसमें ऑटो वाला कह रहा था कि नहीं उन्होंने परवल की सब्जी भी खाई, उन्होंने दाल भी खाई हमारी। वो हाँ, नहीं, उन्होंने शुरुआत में कहा कि छोले भटूरे खाए, फिर बताया कि हाँ, कि वो जो बाकी लोग हम अपना टिफिन का डब्बा लाए थे जो उसमें से भी कुछ उन्होंने खाया। वैसे इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं बड़े ढंग से आयोजित किए जाते हैं, कैमरा वहाँ पे होता है, दिखाने के लिए सब कुछ किया ठीक है सर, ठीक है। ये नहीं, उस रूप में कैमरा नहीं है वैसे, होता तो और अच्छे से होता। पर प्रेस वालों को देखिए, प्रेस वालों को अचानक भगवान थोड़ा बताते हैं कि अच्छा ऐसा। राहुल गांधी दिल्ली में कहीं निकलते हैं तो प्रेस को तो पता चल ही जाता है, ये सब बताया जाता है। हाँ, नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई बात नहीं है। वो लीडर इसलिए ही तो है कि जाए और ना भी बताए, इसका क्या मायने है। हाँ, अब वो धूप में रोटी खाने तो गए नहीं थे, ये तो बात तो बताने ही गए थे ना कि हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, दिल्ली में थोड़ा मामला चल भी रहा है, ऑटो वालों का भी स्ट्राइक हुआ था, ऑटो वालों का भी हुआ था। ये पेट्रोल इसको लेकर, सीएनजी को लेकर, सारी सीएनजी से ही तो चलता है ऑटो। इसीलिए राहुल गांधी जो है ये काम करने के लिए गए। इससे हासिल होता है कुछ? इतने अवतार राहुल गांधी जी के हम लोग देख चुके हैं, कितने, अभी इतने 10-12 तो अभी हमने गिना दिया आपको। क्या उससे होता है? सर, एक ठीक है, कनेक्ट होता है ना, जो लोग हैं उनके पास जा रहा है, एक आम आदमी के जो भी परेशान ग्रुप है उसके साथ मिल रहा है। ये एक उनकी अपनी पॉलिटिक्स की स्टाइल है, उस पर काम। और जो अपोजिशन में होते हैं ना, वही ये काम करते हैं। इसमें राहुल गांधी की बात नहीं है। सरकार में होंगे तब नहीं जाएंगे ना। नहीं, मोदी जी सरकार में रहते भी लोगों से मिलते हैं सर, तो पीएम सबसे मिलते हैं। मिलना अलग बात है, इस तरह से सड़क पर जाना अलग बात है। के घर में जाते नहीं जाते। पीएम के साथ सुरक्षा की समस्या है, इसलिए इस तरह से नहीं भाई जी ठीक है, बढ़िया है मामला ये। नहीं, बढ़िया है, लेकिन कहा जाता है ना कि निरंतरता के बिना तो कुछ होता नहीं है, और राहुल गांधी की किसी भी काम में निरंतरता का बहुत अभाव है।
जैसे हम सबको याद है कि अचानक वो उसकी धान की रोपाई करने भी चले गए थे। ये सबको याद है कि वो बुलेट मैकेनिक के यहाँ चले गए मुझे थे। पहन के गए थे सर। वो सब कुछ किया उन्होंने, मखाना वाले में चले गए थे, वो मछली तालाब में कूद गए थे। सब कुछ किया था। लेकिन सवाल ये है कि ये जो करते हैं वो क्या कनेक्ट होने तक रह पाता है क्या? क्योंकि उसके लिए तो चाहिए ना, वो बहुत भयानक मिसिंग है। संगठन नहीं है, और वो संगठन नहीं, स्वयं में नहीं है, आपको निरंतरता करनी पड़े। जैसे उदाहरण के लिए वो रेलवे वालों से मिलने गए थे, बाद में रेलवे की क्या किसी समस्या पर वो आए? क्योंकि रेलवे मंत्रालय की तरफ से तो बाकायदा बताया गया कि भाई ड्राइवर के केबिन में अब वो कौन सी वाली सीट होती है, बताइए जरा आप लोग। अरे वो कौन से नई वाली सीट लगती है, सब कुछ ठीक कर भूल गए, जिससे और अच्छे से सरकार को मौका मिल गया बताने का कि अपने उन्होंने बताया, पहले ये हालत थी, अब हमने ऐसा दे सब दिया। बताया। उन्होंने ये भी बताया कि पहले जितने रेस्टरूम थे लोको पायलट्स के, उसमें से किसी में वॉशरूम कहां था। अब रेस्टरूम छोड़िए, अब तो हम इंजन में लगाने जा रहे हैं। फिर वो कुर्सी जिस तरह की थी, बैठे बैठे उनकी कमर टूट जाती थी, अब बढ़िया कुर्सी दे दी है उनको। अब ये भी दे दिया कि सेंसर लगा दिया कि अगर किसी को क्या है नींद सर, मैं आएगी तो बताऊं, रुक जाएगा, पता चल जाएगा। ये सब तो चलिए ठीक है, जैसे होता है लड़ाई में क्या कहते हैं, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक। ये सब टैक्टिकल है, आपने कर लिया साल 6 महीने में, 2 बार फिर से। भी औचित्य क्या अगर था आपको सर? करना है तो राहुल उसको गांधी ले जाना को चाहिए। चाहिए एक सेंट्रल आइडिया, बिल्कुल। इससे वो नहीं है उनके वो पास। नहीं है। आज ये करने का औचित्य क्या था सर राहुल गांधी का? क्या दिल्ली में चुनाव है? क्या ऑटो वालों को लेकर कोई स्ट्राइक कर रहे हैं ऑटो वालों? क्या ऑटो वालों ने अपनी समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार को कोई पत्र लिखा है या सरकार से कोई मांग किया है, दिल्ली सरकार पे आरोप लगाया है? नहीं, अभी तो आज पेट्रोल अचानक डीजल उठ के पे आप गए जाकर आप पेट्रोल डीजल CNG अभी के तो दाम बढ़ उसी गए। महंगाई को चल रहा है ना, वो तो एक और लगातार दूसरा चल बयान रहा है। आपको दिखाता हूं मैं, अब आप भी तुलना कीजिएगा, उसमें भी माहौल ही बनाया गया है। अब पुरानी बात याद दिलाई गई है, ये तो फिर भी करंट टॉपिक पर थे। योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, मऊ में थे वो, विकास परियोजनाओं को लोकार्पित करने के लिए गए थे। तो मऊ को कभी मुख्तार अंसारी के ही नाम से जाना जाता था, डॉन मुख्तार अंसारी, अब वो रहा भी नहीं। इन्होंने कहा कि आज कोई माफिया पिस्तौल लहराकर खुली जीप में नहीं घूम सकता, किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। अगर किसी ने हिंदू पर्व त्योहार में व्यवधान डालने की कोशिश की तो उसकी दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। कौन खुली जीप में धमका रहा था या घूम रहा था, आप खुद याद कीजिए। योगी जी का बयान, साथ में वो तस्वीर जिसकी वो याद दिला रहे हैं, दोनों आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको, इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। ये मऊ का मामला, साल अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन हो गए होंगे 20-25 साल तो इस पुरानी तस्वीर को। तस्वीर मऊ की तस्वीर है ये, 2005 की है, देखिए तो 21 साल पुरानी तस्वीर है। मऊ में दंगे हुए थे और कर्फ्यू लगा था, और कर्फ्यू में ये आदमी मुख्तार अंसारी अपनी जीप में शहर भर में घूम रहा था। कहा ये जा रहा, उसके तरफ से कहा गया था कि ये दंगे रुकवाने के लिए गया था। जब अब बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि ये दंगे करवाने के लिए गया था या हिंदुओं को डराने के लिए गया था। जी त्रिपाठी जी, नहीं, अब इसमें ये बस ध्यान में आ जाए कि ये जो रामलीला होती है तो उसमें जिस दिन भरत मिलाप होता है उसके बाद ये दंगे हुए थे, तो इससे संदर्भ समझ में आ जाएगा। जो दुकानें जली थी वो हिंदुओं की थी, जो लोग उसका शिकार हुए थे वो हिंदू थे, और उसके बाद पुलिस प्रशासन उस तरह से नहीं, और पुलिस प्रशासन के कवर में गया ये मुख्तार अंसारी जिप्सी में ऊपर बैठकर, और बाकायदा हथियारबंद लोग उसके साथ थे। पुलिस प्रशासन कुछ करने की स्थिति में नहीं था। मुख्तार अंसारी और उसके लोग ये दावा करते हैं कि वो शांति कराने गए थे, लेकिन वो एक तरह से वो थ्रेट था, वो प्रभाव था, वो स्थिति थी। मऊ में क्या माना जाता था मुख्तार अंसारी को? नहीं, मऊ में तो, मऊ और गाजीपुर तो मुख्तार अंसारी का एक तरह से कहें कि पूरा प्रभाव सिनोनिम क्षेत्र है, सिनोनिम के मतलब वहां तो गाजीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन मऊ और गाजीपुर दोनों जगह जबरदस्त प्रभाव। अंत दिनों में क्या हुआ? नहीं, अंतिम व्हीलचेयर दिनों में पे आ भी, गए थे? अंतिम दिनों में भी व्हीलचेयर पे आ गए थे? जो मुख्तार अंसारी का बेटा था वो तो विधायक बना ही ना, सुभाषपा में है ना, जी सुभाषपा में, जिसकी सदस्यता गई और आई,
वही था जिसने कहा था कि जो अब्बास अंसारी, जिसने कहा था कि भैया को बोल दिया है। लेकिन हाँ, योगी राज में मुख्तार अंसारी के दुर्दिन जब शुरू हुए तो फिर वो मुख्तार के जाने तक रहे, यानी इस दुनिया से छोड़कर जाने से। लेकिन उसके पहले तक तो सच में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी भाई। मुख्तार अंसारी को यहाँ दिल्ली से पत्रकार जाते थे तो वो कहानी लिखते थे कि वो अंग्रेजी के पत्रकार की मूछें कैसी थी, कैसे वहां राइफल लिए लोग खड़े हुए थे, कैसा उसका किला था, घर को किला कहा करते थे, तो वो था। और मतलब वहां से यहां तक की यात्रा योगी जी ने इन दोनों का तो उदाहरण बनाया, अतीक अहमद का और मुख्तार अंसारी का। ये तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने चाह के किया कि भाई ये अगर माफिया के ये प्रतीक बन गए थे तो फिर इनका ये दुनिया की नजर में ही इनका अंत होना चाहिए। एनीवे, अगली खबर पर बढ़ते हैं। आज एक खबर आई सर, मुझे लगा कि पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय टाइप मामला है तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ले लेंगे, लेकिन लगा नहीं, ये तो शुद्ध हमारी पॉलिटिक्स हो रही है इस खबर में। तो क्योंकि खबर का केंद्र बिंदु है नेतन्याहू। आप सोचेंगे नेतन्याहू का इंडिया से क्या लेना देना। नेतन्याहू ने भारत और मोदी की तारीफ की। नेतन्याहू ने यह कहा कि दुनिया भर में हमें इजरायलियों को कई बार परेशानी झेलनी पड़ जाती है, बहुत सारे देश हैं जो कि हमें डीलेजिटिमाइज कर देना चाहते हैं, बहुत से लोग मान्यता देते नहीं हैं, बहुत से लोग जो मान्यता देते हैं वो हमारे एक्शंस से बड़े नाराज रहते हैं और हम पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, जैसे फ्रांस हुआ और बहुत सारे देश हैं खुलकर इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, नेतन्याहू के खिलाफ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन एक देश है भारत, जहां हमें पूरी स्वीकार्यता मिली हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समर्थकों की कोई कमी नहीं है, मतलब मैं चाहूं तो वहां मतलब भारत में बढ़िया से मैं रह सकता हूं, और भारत के लोग हमें प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये बयान उन्होंने दिया। इस बयान पर कांग्रेस पार्टी का जो रिएक्शन आया, यहां है खबर, उसकी बात करेंगे। आप नेतन्याहू का बयान सुन लीजिए। והמרחב היותר גדול הוא באמת הקשר הייחודי שלנו עם מעצמה ענקית שקוראים לה הודו. אני אומר, יש לנו בעיות בדלגיטימציה בעולם, אבל לא בהודו. נכון. בהודו יש תמיכה אהבת ישראל ממש. מטורפת, פשוט מטורפת. אני חושב שיש יותר עוקבים מהודו מכל מקום אחר, אבל בכל זאת יש להם איזה 1,400,000,000 איש, אבל הודו והמדינות השונות במרחב שציינת, אם כי אני לא רוצה בהכרח להיכנס לפרטים. तो नेतन्याहू कह रहे हैं भारत के लोग हमको बड़ा पसंद करते हैं। तो अब ये लिख रहे हैं जयराम रमेश, इजरायल के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में इजरायल को वैधता के संकट का सामना करना पड़ता है, लेकिन अधिक सटीक बात यह होती कि यह समर्थन पूरे भारत में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के इकोसिस्टम में। पहली बात, आप उसके मुंह से वो क्यों कहलवाना चाहते हो जो उसने नहीं कहा? उसने भारत कहा। आपकी इच्छा यह है कि वो कहे कि हमें भाजपा के इकोसिस्टम में या मोदी के इकोसिस्टम में समर्थन मिलता है, ऐसा नेतन्याहू कहते। लेकिन यह फैक्ट नहीं है क्या कि भारत में इजरायल को समर्थन है? तो फिर आगे देखिए, बताना चाहिए था कि आगे 92 में इजराइल को आपने जो है पूरी तरह से स्वीकार किया, भारत कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया, कांग्रेस की गवर्नमेंट में किया। देखिए, फिर वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर भारी बमबारी शुरू किए जाने के ठीक 2 दिन पहले इजराइल में गए थे, बड़ी घनिष्ठता दिखाई थी। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने कभी ईरान के राष्ट्राध्यक्ष और बाकी सीनियर लीडर्स की टारगेटेड किलिंग की निंदा नहीं की, गाजा में जारी इजरायली नरसंहार और तबाही की निंदा नहीं की, लेबनान पर इजराइल की बमबारी के खिलाफ कभी विरोध नहीं जताया, लाखों फिलिस्तीनियों को जबरन बेदखल कर दिया गया तो ये चुप रहे, उनके नागरिक अधिकारों को जिस तरह सीमित किया गया इस पर कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू के सबसे मजबूत समर्थक के रूप में सामने आए हैं। इजरायल मोदानी समूह के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, उन्हें अत्यधिक नैतिक कार्यता का प्रदर्शन किया है, फलाना फलाना। आगे ये करोड़ों भारतीयों के लिए शर्मनाक और अस्वीकार्य है, ये वो लिख रहे हैं। अब आप क्या इसमें खबर क्या है? जयराम रमेश मोदी जी के लिए थोड़ी लिख रहे थे। जयराम रमेश ये लिख रहे थे कि मोदी इजरायल का दोस्त है। इजरायल से दोस्ती किसको बतानी पड़ रही है? उनको बतानी पड़ रही है जिनको इजरायल से दोस्ती पसंद नहीं है। पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को नहीं, हमारे यहाँ मुसलमान को। पर भाई क्यों होना चाहिए? उनको बतानी पड़ रही है कि ये देखो, ये तो मोदी का यार है, और अब तो नेतन्याहू ने भी कंफर्म कर दिया। पर आप लेकिन नेतन्याहू भारत की बात कर रहा है। पर भारत जो है क्यों इजराइल को किसी भी बात पर जो है वो मतलब कहे कि या उसको क्रिटिसाइज करे? भारत की डिफेंस में इजराइल ने इतना कंट्रीब्यूट किया, करगिल वॉर में इजराइल आपके साथ खड़ा रहा, आपके एग्रीकल्चर में इजराइल आपके साथ खड़ा है, काउंटर टेररिज्म में इजराइल आपके साथ खड़ा है। क्यों करें? अगर भारत देश के लिए कोई एक कंट्री खड़ा है और भारत एक उसको डिपेंडेबल दोस्त मानता है,
वो किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, वो भारत को अपना दोस्त मानता है। और ऐसे मुसलमान में नेतन्याहू से नफरत करते हैं, जो भी हो, इसी पर बात भारत को अंडरलाइन करना था। अगर वो देश को मानते हैं, मुसलमान अगर को मुसलमान संदेश देश को मानते हैं, तो उनको ये मानना चाहिए कि देश का जो भी दोस्त है वो अच्छा है। सर है पोस्ट उसीलिए तो इसीलिए पोस्ट है वो, उसका कुल मिलाकर फोकस ही वही है। वही वो मुसलमानों को, माइनॉरिटी को ये बताया जाए कि नेतन्याहू मोदी को दोस्त मानते हैं और जो मुसलमान हैं वो नेतन्याहू को दुश्मन मानते हैं अपना। तो ये जो एक कनेक्ट है वो उसमें दिखाया जाए। और बाकी एक लाइन जिसका उनको हमेशा शौक रहता है जयराम रमेश को, वो भी उन्होंने लिख दिया, मोदानी वाली। ठीक है, तो लेकिन असली फोकस उनका माइनॉरिटी को लेकर नहीं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि मुसलमान भारत नफरत की- करते हैं, भारत लेकिन की करोड़ों लोग नेतन्याहू को पसंद, इजराइल को पसंद करते हैं। गलत है क्या? नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि भारत की क्या विदेश नीति में इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर कोई बड़ा बदलाव हुआ है? मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं हुआ। और इजराइल को जो मान्यता दी वो नरसिम्हा राव सरकार के वक्त में हुई, कांग्रेस सरकार के वक्त में हुई, और उसके बाद से आज तक में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ फिलिस्तीन को लेकर भी। और ये बात ठीक है कि जब आपको कोई मदद करने के लिए खड़ा हुआ है, जो आपके साथ खड़ा हुआ है अच्छे वक्त में, देखिए बुरे कितनी वक्त में, गजब बात है। कोई भी देश ये कह रहा है भारत बढ़िया देश है, तो इसमें क्या बुरी- हाँ। और आप कह रहे हो देखो 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 ये तो हमारी तारीफ कर रहा है। हाँ। देखो देखो ये कह रहा है हम इसको पसंद करते हैं। नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात अभी कहनी जरूरी लग रही है। कांग्रेस को भी लगता होगा किस ग्रह नक्षत्र में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए कांग्रेस के। सारे ऐसे काम उन्होंने करा दिए जो कांग्रेस पर भारी पड़ते हैं। और कांग्रेस पार्टी के समय में जब कुछ कहा जाता है कि ये कुछ हुआ जिसमें जो दुनिया का सबसे शानदार, जिसको हम कहते हैं कि ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी था, जो जिसको हम कहते हैं कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम शामिल हो गए, जिसका श्रेय कभी कभी मनमोहन जी को देते हैं जबकि देना नरसिम्हा राव को चाहिए। कांग्रेस ने दरअसल कुछ ऐसा किया ही नहीं। कांग्रेस हमेशा एक अलग किस्म की मुस्लिम अपीजमेंट के साथ, चाहे वो एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, और ये जो लिखा है इसके पीछे भी मकसद वही है कि मुसलमानों ध्यान कर लो, मोदी का दोस्त है नेतन्याहू, तुम हमारे साथ आ जाओ। तो अगर आप ये सब चिल्ला चिल्ला के कहिएगा तो क्या हिंदुओं को यहूदी नहीं पसंद आएंगे? मैं वही बोल रहा हूं। क्या हिंदुओं को नेतन्याहू अपने नेता नहीं दिखते हैं? और सच बात यह है कि इस देश के बहुतायत लोग पसंद करते हैं इजराइल को। वो फिलिस्तीन के विरोधी नहीं है, लेकिन हमास से वो नफरत करते हैं, आतंकवादी संगठन की तरह। और आप अगर उसको सर वो चाहते भी इनका समझौता भी हो जाए, हाँ, बिल्कुल फिलिस्तीन भी बनना है, बन जाए। नहीं, भारत में कोई ये भारत तो किसी युद्ध के पक्ष में नहीं, लेकिन जब आप उसको कॉर्नर करेंगे, उसको बार बार दीवार की तरफ ढकेलेंगे तो कहीं तो रिएक्ट करेगा। अब फिर से जयराम रमेश वही कर रहे हैं। अब देखिए अगला बयान समीर जी आपके राज्य से, संजय राउत जी का बयान देखिए। मैं 2 बार सुना मैंने, कुछ मैं तो गलत नहीं सुन रहा हूं। कुर्बानी, कल ईद थी तो कुर्बानी को लेकर के काफी रहता है उस वक्त सरकारें जो है बीजेपी की, जहां वो इनका ध्यान होता है कि खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। अब महाराष्ट्र के अंदर एक कंट्रोवर्सी हुई, एक सोसाइटी के लोग जो है, हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मुस्लिम परिवार रहते होंगे, वो बकरों की कुर्बानी देना चाहते थे। उन्होंने बकरे बांध के रखे हुए थे। वहां के जो बाकी और लोग थे सोसाइटी के, उनको पसंद नहीं था। यही विवाद था ना सर? पुलिस भी आई, काफी कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ। तो वो विवाद वहां चल रहा था। क्या बोले संजय राउत? बोले हिंदू कुर्बानी नहीं देते क्या? कामाख्या में क्या करने के लिए गए थे? वो शायद शिंदे साहब को याद दिला रहे थे कि असम गए थे, कि कामाख्या में क्या करने गए थे, कितने भैंसों की बलि दी थी। तो अपनी कुर्बानी पसंद है, दूसरे की कुर्बानी पसंद नहीं है। उन दोनों ने तुलना की दोनों की, और फिर कहा हम तो शिवाजी के वंशज हैं, हम तो मांसाहारी हैं, मराठा है, हम क्षत्रिय हैं, हम तो मांस खाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? सुनिए। ये जो लोग बोल रहे हैं कुर्बानी के बारे में, महाराष्ट्र में कामाख्या देवी मंदिर में कितने कुर्बानी दी हमारे ये लोगों ने, कितने भैंसे कापे? 55। ये भी कुर्बानी है ना। तो अपनी कुर्बानी चलती है, दूसरे की कुर्बानी आपको चलती नहीं। महाराष्ट्र ये मांसाहारी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। हम क्षत्रिय है, हम मराठा है, हम तो ये कुर्बानियाँ देते रहेंगे। हम अपने भी देश के लिए कुर्बानी देते हैं। अगर हम कुर्बानियाँ नहीं देंगे तो देश और महाराष्ट्र कैसा बचेगा? कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती का कुंभा जोड़ा। अब अपनी कुर्बानी पे आ गए हम तो देश के लिए अरे भाई समीर जी आप ही बोलिए, छोड़िए। ये बात कल्पना से परे है कि भाई शिवसेना का प्रवक्ता रहा और शिवसेना 2 लाइन जो मराठी में आज चाहिए। मातोश्री से जो भगवा के इतनी प्रचंड
लहर निकलती थी पूरे महाराष्ट्र के अंदर, जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे, धाड़ते थे, उन्हीं पार्टी के प्रवक्ता के लोग आज किस तरीके से, मतलब अब उद्धव ठाकरे का क्या थे और क्या हो गया, शिवसेना की उन्होंने क्या हालत कर दी। अच्छा रहा हुआ एकनाथ शिंदे चले गए अपने 55 एमएलए को लेकर, क्योंकि इस तरीके से माहौल में कौन रह सकता था। इलॉजिकल बात, मतलब क्या कंपैरिजन कर रहे हैं आप? आपके विधायक टूट के चले गए, ठीक है, आप उनको जो कह रहे हो, लेकिन आप इस बात का समर्थन कर रहे हो। बाला साहेब ठाकरे ने तो क्या कहा था? बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि ये सारा बंद होना चाहिए, बकरी ईद के दिन और ईद के दिन जिस तरीके से लाल होता है। हमारी सरकार आएगी और जब उनकी सरकार बनी थी उस समय उन्होंने कोशिश भी की थी कि महाराष्ट्र के अंदर ये लागू हो कि इस तरीके से सार्वजनिक स्थान पर आप कोई बलि न दे सके, और वही आज संजय राउत इस बात का समर्थन कर रहे हैं। ये दो लाइन मराठी में चाह रहे हैं आपसे। अब सर संजय राउत मैं अब संजय राउत ने क्या, संजय राउत को सारी भाषा समझ में आती है, मराठी क्या, वो तो ऐसा राजनेता वो सारी भाषा समझ जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से राजनीति को महाराष्ट्र में अंदर उद्धव ठाकरे और संजय राउत लेकर जा रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि वो राहुल गांधी के पगचिह्नों पे चल रहे हैं। अब उन्हें सिर्फ मुसलमानों वोट की चिंता है, हिंदुत्व का वोट उनके हाथ से निकल चुका है, वो इस बात को समझ गए। अगली खबर पे आ जाइए, इससे अगली खबर पे आ जाइए। अब ये भी ऐसी अचंभे वाली खबर है, नीट एग्जाम को लेकर के कल काफी बैठकें दिल्ली में हुई थी। नीट का री एग्जाम होने वाला है, पिछला पेपर लीक हो गया था। खबर यह है कि, अच्छा इसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन सब जगह छपी हुई खबर आपको मिलेगी कि सेना की मदद ली जाएगी एग्जाम कराने में। सेना की मदद ली जाएगी एग्जाम कराने में। अब अभी आगे देखते हैं, सीरियस बात है ये। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन इसका अभी तक नहीं आया। 21 जून को री एग्जाम होना है। अब इसके प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि लीक वहीं से होता है ना, इंडियन एयरफोर्स की मदद लेने की बात चल रही है। सरकार होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के तहत गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस, अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर परीक्षा पूरी सुरक्षा के साथ कराने की कोशिश कर रही है। अब एयरफोर्स की मदद ली जाएगी, अटपटी लगती है बात। रक्षा मंत्री से भी कल शायद मीटिंग हुई है इसको लेकर के। अटपटी तो है बात, लेकिन क्या ऐसा कहीं होता है? होता है, चाइना में होता है। चाइना में जैसे हमारे यहाँ ये CUET एग्जाम होता है, उनके यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है बहुत बड़ा, उसमें भी लाखों बच्चे बैठते हैं वहां के, वो वहां की सेना कंडक्ट कराती है। इसके ऐसा नहीं है कि इसके पैरेलल दुनिया में नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ जरूर इस पर तंज कसे जा रहे हैं। वो शिवसेना UBT की सांसद हैं प्रियंका जी, उन्होंने कहा कि फिर सबमरीन भी बुला लेना, नेवी की मदद भी ले लो, है ना, तो उसमें कर लेना है जाकर के। तो ये तंज-वंज तो सब अपनी जगह ठीक है। ये चीन में गाओकाओ नाम से होती है परीक्षा, वहां की सेना इसको कराती है, कंडक्ट कराती है। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है कराने वाली। बट सवाल ये कि हालात ये हो गए, ये सरकार की एक तो ये दिखाता है कि सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती इस बार कुछ भी गलत हो जाना इसमें। नहीं, लेकिन सौरभ जी, ये तो मतलब इसको कहते हैं ना कि जो कुछ बचा है पर्दा हटा दिया है, देख लो। ये विचित्र है भाई। मैं अभी भी मानता हूं कि ये खबर सही न निकले। सेना एग्ज़ाम कराएगी, चाइना में होता है। और पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि चाइनीज़ मॉडल कोई भी यहाँ नहीं चल सकता। 2009 में जब UPA की सरकार SEZ पॉलिसी कॉपी कर रही थी ना चाइना की, तब भी मैंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा था और बताया था कि कैसे ये फ्लॉप होने वाला है। फ्लॉप ही हुआ। ये भारत में एग्जाम बिना किसी गड़बड़ी के होते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय का आत्मविश्वास हिल गया है, तो इस तरह की खबरें आ रही। मैं फिर कह रहा हूं कि ईश्वर करे कि ये खबर गलत साबित हो। ऐसा होना नहीं चाहिए, ढंग से एग्जाम होना चाहिए, और जो लोग एग्जाम में गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर मैं वेट कर रहा हूं कि सरकार की तरफ से कोई बात आ जाए, खंडन ही आ जाए कि ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि सब जगह बैठक हुई है, सरकार इसमें शामिल है, PM इन्वॉल्व इसके अंदर। PM ने कहा ये करने के लिए। चलिए सर, अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। बात समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया समीर जी, राहुल जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका।